अभी हम पीजीबीपी हेड के क्वेश्चन नंबर 13 से बात करते हैं। कहता है 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिए एक व्यापारी के लाभ हानि खाते से 8,50,000 रुपये का नेट प्रॉफिट प्रकट हुआ। तो हर बार की तरह हमारा क्वेश्चन शुरू होगा। नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट जो कि है 8,50,000। बही खातों का सूक्ष्म निरीक्षण करने एवं उससे पूछताछ करने पर निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हुई। फर्स्ट है, अंतिम रहते का मूल्यांकन 5,50,000 रुपये पर किया गया था। करदाता ने अब हमेशा रहते का मूल्यांकन लागत मूल्य पर किया था, परंतु 31 मार्च 2021 को उसने इसका मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया था, जो कि लागत से 10% अधिक था। ठीक है, तो यहाँ इसने क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो ज़्यादा कर रखा है, इस वजह से आपके लाभ बड़े हुए हैं, सो आप कम कर देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। और आप देखिए इसने मूल्यांकन कितने पे किया, 5,50,000 रुपये, और ये मूल्यांकन अपने आप में 10% ज़्यादा कर रखा है, तो ये अपने आप में 110% वैल्यू रखता है। तो 10 कितना, जो 10% एक्स्ट्रा दिखाया हमें केवल उसी से प्रॉब्लम है, तो 50,000 रुपये हम लेस बैक कर देंगे। इसके बाद है विक्रय में 50,000 रुपये मालिक द्वारा अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाले गए माल के सम्मिलित हैं। यह माल गत वर्ष में 75,000 रुपये में खरीदा गया था, परंतु माल को निकालने की तिथि के दिन इसका बाजार मूल्य 90,000 रुपये था। देखिए मालिक ने यहाँ पे ड्राइंग करी है, और ये जो माल है जिसकी लागत 75,000 रुपये थी। तो ऐसे में क्या है, इसने सेल्स में 50,000 तो दिखा रखा है, लेकिन 25,000 दिखाना बाकी है। यहाँ पर हम ट्रीटमेंट इसका ऐसे करेंगे कि इसने जो 75,000 रुपये की लागत का माल निकाला है उससे हम सेल्स मान लेंगे, लेकिन उसे सेल्स में कॉस्ट जितना ही ऐड करेंगे। तो कॉस्ट कितनी, 75,000। इसने उसमें से कितना दिखा दिया सेल्स में, 50, तो आपको 25 और दिखा देना है। तो आपको यहाँ पे 25 जोड़ लेना है ड्राइंग का। नेक्स्ट है, लाभ हानि खाते में नाम लिखी गई वेतन की राशि में एक कर्मचारी को 10 सितंबर 2020, ये डेट हमारे ईयर में आती है, को नकद भुगतान की गई 22,000 रुपये की राशि सम्मिलित है। अंडरलाइन कर लो नकद भुगतान। फिर आगे लिखा है, इसमें कर्मचारी के लाभ के लिए मेडिक्लेम की बीमा प्रीमियम की 18,000 रुपये की राशि भी सम्मिलित है, जिसमें से 8,000 रुपये नकद भुगतान किया गया। अगेन अंडरलाइन कर लीजिए नकद भुगतान। अब आप समझिए, हम एक ही व्यक्ति को एक ही दिन में 10,000 रुपये से अधिक का अगर नकद भुगतान करते हैं तो संपूर्ण राशि होल अमाउंट डिसअलाउ हो जाएगा, यह ध्यान रखना। तो ये जो 22,000 रुपये आपने कैश पेमेंट किया है सैलरी का, तो कैश पेमेंट ऑफ सैलरी टू एम्प्लॉय, क्योंकि ये 10,000 से ज़्यादा का भुगतान है तो इसीलिए ये एडबैक हो जाएगा। और दूसरी बात ये है, इसने मेडिक्लेम जो 18,000 रुपये का था, ये कर्मचारी के लिए था, अलाउ तो है, लेकिन मेडिक्लेम के संदर्भ में ये रूल है कि आपको पूरा का पूरा चुकाना है तो वो चेक से चुकाना पड़ेगा। यहाँ 1 रुपये भी ऐसा नहीं है कि आप उसे कैश में चुका दो। तो इसके लिए रूल ये है कि 18 का इसने खर्चा किया, 18 में से जो 8 इसने नकद में चुकाया उससे प्रॉब्लम है हमें, तो वो एडबैक हो जाएगा। तो कैश पेमेंट ऑफ मेडिक्लेम इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉय, और ये है 8,000 रुपये का, ये एडबैक हो जाएगा। इसके बाद है, मालिक के पुत्र की दुकान से व्यापार के लिए माल खरीदने के संबंध में 54,000 रुपये के भुगतान में 45,000 रुपये का एक बियरर चेक तथा 9,000 रुपये का एक अकाउंट पे चेक दिया गया, और माल का उचित बाजार मूल्य जो था वो 42,000 रुपये का था। इस केस में क्या हुआ है, अपने ऑनर ने जो जिस माल की वो डील करता है उस माल को उसने अपने ही बेटे की दुकान से खरीदा। अब इसमें 2 पॉइंट है, एक तो उसने माल कितने में खरीदा, 54 में, और यही माल अगर आप मार्केट में लेने जाओगे तो कितने का मिल जाएगा, 42 का।
तो इसने कहीं ना कहीं अपने पुत्र को लाभ पहुंचाने के लिए 12,000 रुपये एक्सेस पेमेंट किया, तो ये 12,000 रुपये डिसलाव होगा, पहली बात तो। दूसरी बात, इसने 54,000 का पेमेंट तो किया पुत्र को, लेकिन इसके लिए इसने जो 2 चेक फाड़े। पहला चेक ऐसा चेक था 45,000 का, बियरर चेक, तो बियरर चेक अलाउ नहीं होता, तो ये 45,000 रुपये डिसलाव हो जाएगा। 9,000 का जो अकाउंट पे चेक है वो अलाउड हो जाएगा। तो एक चीज आप समझना, यहाँ पे 45,000 रुपये जो डिसलाव किए हैं हमने बियरर चेक के पेमेंट की वजह से, तो वो जो 12,000 रुपये का एक्सेस पेमेंट था जो उसने अपने पुत्र को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए किया था, वो उसमें शामिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप 45,000 एड बैक कर देंगे। और ये किस बात का है? पेमेंट थ्रू बियरर चेक। चलिए नेक्स्ट, गत वर्ष 2021 में व्यापारी ने अपने एक कर्मचारी को उसकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, अंडरलाइन कर लीजिए, VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत सेवानिवृत्त मतलब रिटायरमेंट ग्रहण करने पर 2 लाख रुपए का कंपनसेशन पे किया, परंतु इस राशि को लाभनी खाते में नाम नहीं लिखा गया। तो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत अगर कोई बंदा रिटायर होता है तो उसे कंपनसेशन पे किया जाता है, जिसे अपन बोलते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन। अब इस कंपनसेशन के संदर्भ में जो नियम है वो कुछ यूँ है कि जितना आप कंपनसेशन देते हो उसका केवल 1/5 ही अलाउ होता है। तो मैं यहाँ इस 5 लाख में 2 लाख में से केवल 40,000 रुपये ही अलाउ कर रहा हूँ। अब एक चीज़ आप समझना, यहाँ पर ये खर्चा इसने डेबिट नहीं लिखा है, इसलिए जितना अलाउ होगा मैंने उतना लेस किया है। यहाँ एड बैक करने वाली बात नहीं होगी क्योंकि डेबिट में लिखा ही नहीं गया है। नेक्स्ट पॉइंट, लाभहानि खाते में नाम लिखे गए कानूनी व्ययों में मालिक एवं ड्राइवर पर यातायात संबंधी किसी अपराध के लिए पुलिस द्वारा चलाए गए मुकदमे में बचाव करने के लिए वकील को दी गई 5,000 रुपये की फीस शामिल है। मालिक को तो चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, परंतु उसके ड्राइवर को 2 माह का कारावास की सजा हुई। अब देखिए, अगर कोई कंपनी होती है ना और कंपनी अपने डायरेक्टर को या अपने एम्प्लॉय को बचाने के लिए केस चलाती है और वो कोई खर्चा करती है संदर्भ में, तो वो अलाउ होता है। लेकिन यहाँ पर ये कंपनी नहीं है, यहाँ पर ये इंडिविजुअल है, इसलिए इसके लिए खर्चा डिसलाउ होगा। सो एड बैक 5,000 रुपीज़ एड बैक हो जाएंगे। और ये किस बात के हैं? लीगल एक्सपेंस, ये कुछ कानूनी खर्चे हुए हैं इसके फॉर हिज डायरेक्टर एंड ड्राइवर। चलिए नेक्स्ट, व्यापारी ने 1 जनवरी 2020, ध्यान रखिए इसने कहा 1 जनवरी 2020, ये डेट हमारे साल में नहीं आती है, तो ये हमारे साल से पहले वाला प्रीवियस ईयर है, जिसको मैं यूँ बोल सकता हूँ कि ये प्रीवियस ईयर है अपना 19-20। 19-20 में इस बंदे ने ये कार खरीदी और ये कार इसने जो खरीदी है वो खरीदी है 4 लाख रुपए में, और इसने खरीदी है 1 जनवरी 2020 को। तो मैं गया प्रीवियस ईयर 19-20 में और यहाँ जाकर मैंने एक ब्लॉग बनाया। ब्लॉग किस चीज़ का? कार का। रेट कितनी होती है इस पर? 15%। आगे इसने बात कही कि हमारे प्रीवियस ईयर 2021 के लिए कार का हाथ पुस्तकों में नहीं लिखा गया है और अपने समूह में कार एक अकेली आइटम है। यह मान लीजिए कि कार का 30% प्रयोग निजी कार्यों के लिए किया जाता है। इस बात को आप अंडरलाइन कर लीजिए। अब एक चीज़ आप बहुत ध्यान से ध्यान रखना कि 30% अगर निजी प्रयोग है तो बिजनेस यूज कितना है? केवल 70%। तो डेप्रिसिएशन भी केवल 70% ही अलाउ होगा, इस बात का आप ध्यान रखिए। चलिए, तो यहाँ पर आप देखिए ओपनिंग WDV आपका कुछ नहीं था, दे ही नहीं रखा है, परचेज लिखा है लेकिन सेल्स नहीं पता, तो हम ये मान लेंगे कि 4 लाख ही हमारा क्या है? क्लोजिंग वैल्यू ऑफ ब्लॉक। और अब हम इस 4 लाख की क्लोजिंग वैल्यू के अंदर टुकड़े करेंगे तो हम बोलेंगे सभी का सभी कैसा है? नया। और क्योंकि ये कार 1 जनवरी 20 को खरीदी है तो डेफिनेटली इसके 180 दिन से कम ही बनते हैं। तो यहाँ आपको निकालना है 4 लाख का 7.5%, तो ये होता है 30,000 रुपये। लेकिन एक बार फिर से आप ध्यान रखिए, इसमें से केवल 70% ही अलाउ होगा,
क्योंकि 70% ही जो है वो कैसा यूज़ है, बिजनेस यूज़ है। तो आप ध्यान रखना, तो डेप्रिसिएशन जो अलाउ होगा वो 30,000 नहीं है, वो 21,000 रुपये, ये आप ध्यान रखिए। तो अलावेबल डेप्रिसिएशन 21,000 रुपये। अब आप मेरी बात समझिए थोड़ा सा और, ये तो बात हुई प्रीवियस ईयर की। अब हमारे करंट ईयर में, मतलब हमारा प्रीवियस ईयर जो है वो है 20-21 में आप बात करते हैं इसकी WDV की, ओपनिंग WDV की। तो देखिए इसकी लागत कितनी थी, 4 लाख, और गत वर्ष में इस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा, 21,000 रुपये। तो अभी इसका WDV आपका हो जाएगा 3,79,000 रुपीज़। ठीक है जी। अच्छा, कोई परचेज किया नहीं, कोई सेल्स किया नहीं, तो हमारे ब्लॉक की क्लोजिंग वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 3,79,000। अब आप इसमें करेंगे 2 टुकड़े, नया और पुराना। तो सारा का सारा पुराने का आप निकालेंगे 379 का 15%, तो 379 का 15% होता है 56,850। लेकिन अगेन आपको ध्यान रखना है, केवल 70% ही कैसा है, बिजनेस यूज। तो आपको इसका 70% ही लेना है, जो कि होता है 39,795 रुपीज़। तो आपको प्रीवियस ईयर में जो कार की कटौती देनी है वो आप कितने रुपए की देंगे, 39,795 रुपीज़ की। ध्यान रखना, इसने लिख रखा है कि इसने अभी तक कटौती नहीं दी है, तो आपको अब देनी पड़ेगी। डेप्रिसिएशन 32। चलिए, फिर इसने आपसे कहा है 30 नवंबर 1997 को व्यापारी ने 42,000 रुपये के एक मुश्त भुगतान में एक पेटेंट 25 वर्ष के लिए खरीदा। अब आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई इंटेंजिबल एसेट्स, एक कि अगर आप कोई पेटेंट 1 अप्रैल 1998 से पहले खरीदते हैं तो उसके संबंध में उस समय रूल ये था कि उसकी कटौती या तो 14 टुकड़ों में या फिर जितनी उसकी लाइफ है विच एवर इज लोअर में मिला करती थी। अब अगर मैं बात करूं इस पेटेंट की, तो ये 42,000 रुपये का है और 42,000 की लाइफ कितनी थी, 25 वर्ष। तो 25 वर्ष तक कटौती दोगे या 14 टुकड़े, तो 14 टुकड़े पहले हो जाएंगे। तो आप समझिए कि इसकी आपको हर साल 3,000 रुपये करके 14 साल तक कटौती मिल चुकी, क्योंकि बात 98 की है। 98 से 14 साल लगभग 2012 में आपके पूरे हो जाएंगे। तो ऐसे में कहने का मतलब है कि ये जो मशीन है, मतलब ये पेटेंट जो है, इसका मूल्य 0 हो चुका है और इस पर डेप्रिसिएशन पूरा लग चुका है। आगे इसने कुछ और बात भी कही है कि बाद में 10 मार्च 2021 यानी कि हमारे साल में इसे 48,000 रुपये में बेच दिया गया तथा विक्रय मूल्य को लाभान्वित खाते में जमा कर दिया गया। अब देखिए, इसके पीछे थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसमें आपको 3 चीज़ देखनी पड़ेगी। एक तो इस पेटेंट का आपका सेल प्राइस क्या था, इसकी कॉस्ट आपके लिए कितनी थी और WDV इसका क्या रहा। तो 1997 में आपने इसे 42,000 में खरीदा था, यह आपकी कॉस्ट है। 14 टुकड़े लग के इसकी वैल्यू 0 हो चुकी है। WDV कुछ भी WDV इसकी अब नहीं बची है। और 0 की चीज़ आपने कितने में बेच दी, 48,000 में। तो आपको कुल प्रॉफिट कितना हुआ, तो जवाब है पूरा का पूरा 48,000 रुपये। अब सवाल ये उठता है कि इस 48,000 में से कितना हिस्सा तो PGP में काउंट होगा और कितना हिस्सा कैपिटल गेन हेड में काउंट होगा। तो उसका जवाब ये है कि WDV और कॉस्ट का जो डिफरेंस है, मतलब कितना, पूरा 42,000 वो PGBP हेड में काउंट होगा और कॉस्ट और सेल प्राइस से ऊपर का जो हिस्सा है, मतलब कि 8,000 रुपये, वो CG गेन में काउंट, CG हेड में काउंट होगा। तो ऐसे में अभी हमारे PGBP हेड में हम 42,000 रुपीज़ की इनकम दिखा देंगे और हम यहाँ लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट। ध्यान रखना, ये रूल्स जो मैंने कहा था 14 टुकड़े या फिर लाइफ विच एवर इज लोअर वाला, ये केवल इंटेंजिबल एसेट्स के लिए ही है, फिक्स एसेट्स के लिए नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखें।
चलिए, तो एक बार के लिए अपन ने सारे पॉइंट कर लिए हैं, तो हम टोटल लगा लेते हैं। शुरुआत करते हैं 8,50,000 से। इसमें माइनस करने हमें 50,000, इसमें हमें ऐड करने हैं 25,000 और ऐड करने हैं 22,000, 8,000, 45,000, माइनस करने हैं 40,000, प्लस करने हैं 5,000, माइनस करने हैं 39,795 और प्लस करने हैं आपको 42,000 रुपये। तो आपका अल्टीमेट जो स्कोर आ रहा, इसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ये जो अपना पॉइंट था ना, पॉइंट नंबर 8, इसमें एक लाइन ये भी लिखी हुई थी कि बाद में 10 मार्च 2021 को इसे 48,000 में बेच दिया गया तथा विक्रय मूल्य को लाभान्वित खाते में जमा कर दिया गया। तो ये इसने पूरा का पूरा 48,000 कहाँ दिखा रखा है? P&L में दिखा रखा है। ये इनकम ऑलरेडी P&L में शामिल है। हमने मतलब मुझसे ये गलती हो गई, मुझे लगा ये शामिल नहीं है, तो जितनी PGB में शामिल करनी चाहिए थी, कितनी 42 मैंने उतनी शामिल कर दी, एड बैक कर दी, जबकि ये पूरा का पूरा 48 शामिल कर रखा है इसने। तो मैं यूँ कहूँगा कि 48 में से 42 तो शामिल होना ही चाहिए, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने जो 6,000 रुपये CG, एक मिनट है ना, 48 में से 42 गया तो यहाँ पे आपका 6,000 आएगा। तो 6,000 रुपये जो आपने कैपिटल गेन का मामला है उससे भी PGBP हेड में डाल दिया, उसे डिसअलाउ करो, तो उस इनकम ने आपके लाभों को बढ़ा रखा है, तो उसे आप यहाँ लेस कर देंगे, राइट। तो अच्छा ध्यान रखना, यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अब नहीं होगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन केवल डेप्रिशिएबल असेट्स पे होगा और डेप्रिशिएबल लगना चाहिए गत वर्ष में उसमें, लेकिन इस पे डेप्रिशिएशन लगे काफ़ी टाइम निकल चुका है, इसके 14 साल की लाइफ पूरी हो चुकी है बहुत पहले, तो ये अब डेप्रिशिएबल असेट्स नहीं है, इसलिए इस पे आपको शॉर्ट टर्म की जगह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। और ये इनकम CG हेड की है, इसलिए यहां नहीं आएगी, ये CG हेड में जाएगी। चलिए अब हम एक बार फिर से टोटल कर लेते हैं। तो यह आपका स्कोर होता है 8,19,205 रुपये, और ये आपका आया है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम PGBP। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 कहता है 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए श्री रामधन एक उद्योग के स्वामी की आय का विवरण निम्न है। इसने इसका P&L अकाउंट दे रखा है, और हर बार की तरह हमारा क्वेश्चन शुरू होगा नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट से, जो कि है 8,20,000 रुपये। अब एक बार इसका P&L चेक कर लेते हैं, इनकम क्या क्या शामिल है। तो इसने कहा GP, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बैड डेट्स रिकवर्ड अलाउड, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ऑफ डीलिंग इन इक्विटी शेयर। देखिए वैसे तो हम बोलते हैं कि अगर इक्विटी शेयर आपने इन्वेस्ट कर रखे हैं या वहाँ से कोई इनकम हो रही तो डिसअलाउ, क्योंकि ये अदर सोर्स की इनकम है, लेकिन यहाँ ये बंदा खुद इसके बिजनेस में एंगेज्ड है, तो ये अलाउड है। फिर लिखा है प्रॉफिट फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट। एक बार के लिए मैं इसे अलाउ करता हूँ, और आई थिंक ये मतलब यूँ सिस्टम है इसका कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, जो सर्टिफिकेट किस बात का है, ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट का, आपने ये सर्टिफिकेट किसी और को ट्रांसफ़र किया, उसके बदले में आपको जो प्रॉफिट हुआ ये वो है। तो बिजनेस में ऐसा होता है, आई थिंक ये अलाउ होना चाहिए, बाकी इसको और देख लेंगे। आगे इसने कहा है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ऑफ डीलिंग इन कमोडिटी डेरिवेटिव्स, तो ये भी इसका बिजनेस में लगा हुआ है, इसलिए इनकम भी अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम खर्चे की तरफ बात करते हैं। सैलरी टू स्टाफ अलाउड, पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन परक्विजिट्स ऑफ एन एम्प्लॉय डिसअलाउड। यहाँ इस खर्चे ने आपके लाभों को कम कर रखा है, तो आप इस 2,000 को एड बैक कर देंगे, और इसे बोलते हैं फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। जब भी कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई सुविधा देता है तो उस सुविधाओं पर टैक्स लगता है, और ये डिसअलाउड आइटम होती है। इसके बाद है ऑफिस एक्सपेंस अलाउड, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अलाउड, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस अलाउड, एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। देखिए ये बंदा खुद साइंटिफिक रिसर्च में एंगेज्ड है, अभी देखना पड़ेगा कि ये खर्चा कैसा है, कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का है, तो उस अकॉर्डिंग देखा जाएगा। चलिए
आगे इसने कहा है पेटेंट राइट परचेज्ड, तो ये अभी डिसअलाउ हो जाएगा, पेटेंट राइट परचेज्ड। तो हम यहाँ से इस पेटेंट राइट जो उसने खरीदा है प्रीवियस ईयर में 1,40,000 रुपये का, ये डिसअलाउ हो जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि इंटेंजिबल एसेट्स के लिए ब्लॉक चलता है, और ये जो ब्लॉक है वो है इंटेंजिबल एसेट्स के लिए, और इस पर डेप्रिसिएशन रेट कितनी होती है 25%। इसका WDV के बारे में पता नहीं है, अभी बस परचेज का पता है, और ये परचेज इसने किया है 1,40,000 रुपये का। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अलाउड प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, इसके लिए भी रूल चलते हैं। मैं एक बार के लिए एडबैक करूँगा, थोड़ा बहुत अमाउंट तो एडबैक होगा ही होगा, ये तो हमें पता है। कितना होगा वो हम अभी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि इसके लिए हमें 2 चीज़ चाहिए। 2 चीज़ से मेरा मतलब है एक तो आपके एक्चुअल जो एक्सपेंस हुए हैं वो, जो कि कितने के हुए हैं 45,000 रुपये के, और इसके अलावा आपको चाहिए यहाँ पर आपकी और असेट्स का 5%, तो वो जितना होगा इन दोनों में से जो लोअर होगा उसका 1/5 अलाउ है, बाकी डिसअलाउ पार्ट है। तो वो अभी देख लेंगे, क्वेश्चन में आ जाएगा आगे। डेप्रिसिएशन इन्होंने दिखाया है 160 का, सो एड बैक कर दीजिए। ये जो डेप्रिसिएशन दिखाएंगे उस पर हमें विश्वास नहीं है, हम खुद सिस्टमेटिकली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, वो हम अलाउ करेंगे। फिर इसके बाद है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, किसी भी प्रकार का प्रोविजन डिसअलाउ होगा, एड बैक। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, और ये है आपका 50,000 का। इसके बाद सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, क्योंकि ये बंदा खुद इक्विटी शेयर की डीलिंग में लगा हुआ है तो एसटीटी पे करेगा ही करेगा, इसलिए इसकी कटौती मिल जाएगी। कॉमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, क्योंकि ये बंदा कॉमोडिटी डेरिवेटिव्स के बिजनेस में भी लगा हुआ है तो इसलिए इस खर्च की कटौती भी यहाँ मिलेगी। नोट क्या है कि जो इनकम जिस हेड में टैक्सेबल होती है उस इनकम को कमाने के लिए किए गए खर्चे की डिडक्शन भी उसी हेड में मिलती है, इसलिए दोनों ही खर्चे इसी हेड में अलाउ हो जाएंगे। नेक्स्ट सन्ड्री एक्सपेंस अलाउड। अब बात करते हैं आगे, कहता है कि निम्न अतिरिक्त सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए श्री रामधन के व्यापार की कर योग्य आय की गणना कीजिए। पहला बोलता है वैज्ञानिक शोध के व्ययों में 60,000 रुपये की राशि एक विश्वविद्यालय को शोध कार्य में प्रयोग करने के लिए किए गए भुगतान की है। यह विश्वविद्यालय इस आशय के लिए केंद्र सरकार से अनुमोदित है। चलिए, तो अगर वैसे दान के डिसअलाउ होते हैं, लेकिन अगर आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए किसी विश्वविद्यालय को दान देते हैं तो फिर ऐसे में ये खर्चा अलाउ होता है, और अभी ये खर्चा सिर्फ और सिर्फ 100% ही अलाउ होता है। तो इस 16,000 से हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो 72 का खर्चा किया है उसमें से 16 से कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अपन देख लेंगे बाकी का क्या होने वाला है। इसने कहा है यात्रा व्यय में एक कर्मचारी को मुंबई भेजने का 20,000 रुपये का डेली अलाउंस शामिल है। कर्मचारी ने हेडक्वार्टर से 8 दिन बाहर व्यतीत किए हैं, अलाउड है। वो एम्प्लॉय ऑफ कोर्स बिजनेस के काम से ही गया होगा, तो ये खर्चा बिजनेस ही, मतलब जो बिजनेसमैन है वही अवॉइड, मतलब इसका भार उसी के ऊपर आएगा। इसके बाद है आपका विज्ञापन व्ययों में विक्रय वृद्धि हेतु भेंट के रूप में दी गई 25 इकाइयों की लागत 75,000 रुपये सम्मिलित है। मैंने कहा अलाउड है, अगर आप चाहें तो कोई फ्री सैंपल बांट सकते हैं एज एन एडवर्टाइजमेंट, अलाउड होता है। फिर है प्रारंभिक व्यय की संपूर्ण राशि इसी वर्ष उद्योग के विकास कार्यक्रम पर की गई है। ठीक है जी, इसलिए इसने संपूर्ण दिखा दी है, लेकिन रूल कुछ और है। इसने कहा है अतिरिक्त स्थायी संपत्तियों की लागत 10 लाख रुपए है, ये इसने हमें दे रखा है यहाँ पे। यहाँ आपकी जो अतिरिक्त स्थायी संपत्ति है वो कितने की है 10 लाख। 10 लाख का 5% कितना होता है 50,000, तो 50,000 या 45,000 विच एवर इज लोअर, तो ध्यान रखना 45,000। तो यहाँ आपको 45,000 का केवल 1/5 मतलब कि 9,000 रुपये अलाउ हो जाएगा, तो बाकी का बच्चा डिसअलाउ हो जाएगा। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस आपका यहाँ है 45 माइनस 9, तो ये आपका हो जाएगा इधर 36,000 रुपये डिसअलाउ, वापस से एड बैक। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट है विविध व्ययों में 1,40,000 रुपये की एक ऐसी राशि सम्मिलित है जिसका भुगतान वाहक चेक द्वारा किया गया। अंडरलाइन कर लो वाहक चेक। अगर आप बियरर चेक से पेमेंट करोगे तो खर्चा अलाउ नहीं होगा, डिसअलाउ हो जाएगा। तो
पेमेंट थ्रू बियरर चेक, और ये खर्चा था आपका 1,40,000 रुपये का। सो एड बैक। फिर नेक्स्ट है डूबत ऋण प्राप्ति में 15,000 रुपये का ऐसा ऋण प्राप्त हुआ है जो निर्धारण अधिकारी ने 2 वर्ष पूर्व अस्वीकृत कर दिया गया था। तो देखो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हमें टोटल कितना 40 का हुआ है, उसमें से 15 ऐसा है जो कि 2-3 साल पहले जब हमने कहा था कि मेरा पैसा डूब गया है तो असेसिंग ऑफिसर ने इसे एज एन एक्सपेंस अलाउ नहीं किया था। तो इसका मतलब है इस 15,000 की राशि पे हम उस समय टैक्स दे चुके थे, तो अब इस 15,000 की राशि में टैक्स नहीं लगेगा। तो मैं इस 15,000 की इनकम को इस में से हटा रहा हूं, 15,000 लेस। इसको आप बोलोगे बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, फिर लिख देना अर्लियर नॉट अलाउड एज डिडक्शन, मतलब पहले से कटौती के रूप में स्वीकृत नहीं किया गया था, तो मतलब पहले टैक्स पे किया जा चुका था तो अब नहीं लगेगा, हटा दीजिए यहाँ से। फिर कहता है कि हास की राशि में 40,000 रुपये का हास एक मशीन के संबंध में है तथा शेष राशि अन्य मूर्त संपत्तियों के संबंध में है। अब देखो हास की राशि कितनी थी, मैंने डिस्लव की थी पूरी 1,60। ये यूँ बोल रहा है कि इस 1,60,000 रुपये के डेप्रिसिएशन में से 40,000 रुपये का डेप्रिसिएशन जो था वो एक मशीन के संबंध में था, और शेष राशि जो है वो अन्य मूर्त संपत्तियों के संबंध में है। अब मूर्त संपत्ति तो है लेकिन इसने बताया नहीं कि मूर्त संपत्ति में क्या है इसके पास, कोई बिल्डिंग है या कोई फर्नीचर है, ऐसा कुछ कहा नहीं है। अगर कहते तो उसका ब्लॉग बनाते और उस पर सर्टेन % से डेप्रिसिएशन भी निकालते और अलाउ करते, लेकिन ऐसा कुछ कहा नहीं गया है। तो 1/20 की जो अन्य अमूर्त संपत्तियों पर डेप्रिसिएशन है ना, वो वही रहेगा जो रहना चाहिए, क्योंकि हम निकाल नहीं पाएंगे यहाँ पे। आगे इसने और कहा है मशीन का अप्लिखित मूल्य 1 अप्रैल 2020 को 3,20,000 रुपये था। तो केवल और केवल मैं इस मशीन की गणना कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक बनाया और ये ब्लॉक है अपना मशीन के रिगार्डिंग, मतलब कि प्लांट एंड मशीनरी, रेट कितनी होती है 15%, और हमें केवल और केवल इस मशीन का WDV दे रखा है जो कि कितना है 3,20,000 रुपये। अब लिखा है तथा 1 जुलाई 2020 मतलब हमारे इस साल में हमने इसे 280 में बेच दिया, तो आप लेस कर दीजिए यहाँ पे सेल्स 2,80,000 रुपये। तो इस केस में आपको क्या हो रहा है 40,000 रुपये का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है। इस समूह में अन्य कोई संपत्तियां नहीं है। तो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो असेट्स प्रीवियस ईयर में थी ही नहीं, बिक गई, तो उस पर 40 का डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन अलाउ तभी होगा जब एक तो आप उस असेट्स के स्वामी हो और वो असेट्स आपके पास होनी चाहिए बिजनेस यूज के अंदर लास्ट ईयर, लेकिन बेच दी वो चीज़, तो फिर यहाँ पर उस मशीन का डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा। केवल इस 60 में से 1/20 अलाउ होगा। तो अब हमारी जो टोन होगी बोलने की, वो टोन ये होगी कि इसने डेप्रिसिएशन तो दिखाया 1,60 में से 40 का जो मशीन पे दिखाया ना वो डिसअलाउ, तो यहाँ पे केवल 40 एडबैक होगा और बाकी बचा जो 1/20 है वो अलाउड है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। और वो 1/20 किसका है, अन्य मूर्त संपत्तियों का है। अब वो अन्य क्या है तो नहीं पता, इसलिए हम निकाल नहीं। अभी एक चीज़ और ध्यान रखना आप इसके अंदर, इसमें ना एक और ब्लॉक है अपने पास, अपन ने उसकी करेक्शन नहीं की, तो उसका भी हाथ अपन डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, फिर एक साथ लिख देते हैं, है ना। देखिए इसका WDV कुछ है, ऐसी कोई खबर नहीं है तो छोड़ दीजिए। परचेज है, सेल्स का पता नहीं है तो छोड़ दीजिए। तो आपके ब्लॉक की क्लोजिंग वैल्यू यहाँ कितनी हो रही है 1,40, और 1,40 का आप निकालेंगे 25%, तो 35,000 रुपये। ये आपका हो जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन इंटेंजिबल एसेट्स, राइट। तो आप यहाँ 40 का तो दिखा ही रहे हैं, 40 के साथ में थोड़ा यहाँ समझ कर रहा हूँ, आप समझना बात को ना। 40,000 तो आपका आ रहा है, 40 नहीं सॉरी 40 आपने डिसअलाउ किया है,
वो ऐड बैक कर दिया है। अलाउ कितना किया है अपन ने, 1/20, इसके अलावा 35 भी अलाउ होगा, तो आपको 35 यहाँ पे और दिखाना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। मैं नीचे कर देता हूँ उसको, 35,000 रुपये लेस कर रहा हूँ मैं, और ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन इंटेंजिबल असेट्स। एक बार मैं भी क्लियर करता हूँ वापस से क्या किया अपन ने। देखो अपन ने P&L में कितना डेप्रिसिएशन दिखा रखा है, 160। तो वैसे अपन क्या बोलते हैं कि 160 हटाओ और हम जितना अलाउ करेंगे उतना लिख दो। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पे जो अन्य मूर्त संपत्तियाँ हैं ना, उस पर मैं डेप्रिसिएशन निकाल नहीं पाऊंगा। रीज़न क्या है, मुझे पता नहीं है असेट्स क्या है, तो उस पर रेट क्या लगाऊंगा मुझे बिल्कुल नहीं पता है, तो मैं ऐसा कुछ कर नहीं पाऊंगा यहाँ पे, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 160 के पूरे डेप्रिसिएशन में से 40 का डेप्रिसिएशन जो मशीन का है वो डिसअलाउ कर रहा हूँ। रीज़न, क्योंकि मशीन पर डेप्रिसिएशन नहीं लगा है, मशीन पे तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है, तो इसलिए वो हटा दिया। तो अपन ने 160 में से अलाउ कितना किया, 120, तो 120 तो यहाँ अलाउ हो गया, और इसके अलावा 35,000 रुपये यहाँ अलाउ हो गया, और जो 40,000 रुपये था मशीन वाला वो डिसअलाउ हो गया, एडबैक हो गया। ठीक है, चलिए आगे इसने कहा है 30 नवंबर 1997 को व्यापारी, एक मिनट सॉरी, इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है, नहीं खत्म हो गया इसमें, बस और कुछ नहीं है। चलिए तो एक बार हम इसका टोटल लगा लेते हैं, अल्टीमेट कैलसी। एक बार हम कैसे मैच कर लो रुको, ठीक है, टोटल करते हैं इसकी एक बार। 8,20,000 प्लस 2,000 प्लस 140 प्लस 36,000 प्लस 40,000 प्लस 50,000 प्लस 140 माइनस 15,000 और माइनस 35,000, तो यहाँ आपका स्कोर होता है 11,78,000 रुपये। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम PGBP। ठीक है सर।